हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। केस बेस्ड क्वेश्चन और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इस टाइम बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि इनका आंसर कैसे देना है, इनको देखने का तरीका क्या होगा, क्या नजरिया डेवलप करें इनको सॉल्व करने से पहले। इसी सवाल का जवाब लेके दोस्तों मैं आ गया हूं आपके बीच में, आपका अपना दोस्त नितेश बजाज। दोस्तों शुरू करते हैं आज के सफर को। बताऊंगा आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन को कैसे देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा भी दोस्तों, केस बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा इसी वीडियो में। बना रहिए दोस्तों। शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ, टाइम ना वेस्ट करते हुए। इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर ऑन अकाउंट ऑफ करंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस। भाई पिक्चर है, लकड़ियां काट के ले जा रहे हैं और पक्षी सारे के सारे पीछा कर रहे हैं। ये क्या है? तो दोस्तों ये डिस्प्ले कर रहा है डिफॉरेस्टेशन को। ठीक है, सोचना है कि पिक्चर किस चीज के ऊपर बेस्ड है, क्या डिपिक्ट कर रही है ये पिक्चर, आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये सब चीजें आपको बतानी पड़ेगी, नंबर आपको उसी चीज के मिलेंगे। तो दोस्तों ये पिक्चर डिफॉरेस्टेशन के ऊपर बेस्ड है और डिफॉरेस्टेशन के बारे में बताना पड़ेगा। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर यूजिंग द वुड। डिफॉरेस्टेशन है, क्या क्या नुकसान होता है इससे। लैंड डिग्रेडेशन होता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है, सोयल फर्टिलिटी कम हो जाती है क्योंकि सोयल के पार्टिकल लूजन हो जाते हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से। डिपेंड करता है कितने नंबर का है, उस हिसाब से उसको लिंक करके लिखना पड़ेगा। मेन नंबर तो डिफॉरेस्टेशन के हैं, बाकी आप कैसे लिंक करते हैं उसको नंबर, उसके बेसिस पे सेकेंडरी नंबर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट, इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर ऑन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। आपको ये बता देंगे पिक्चर किस चैप्टर से रिलेटेड है ताकि आपकी सोच वहीं रहे, तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे स्विच को आपस में कनेक्ट करा जा रहा है ताकि ट्रेड को फैसिलिटेट करा जा सके। आप देखो ध्यान से, ये लोग बैग्स लेके खड़े हैं, ट्रेड करने के लिए जोड़ रहे हैं, इनको कनेक्टिविटी ला रहे हैं। तो दोस्तों ये जो फोटो है ये हमारे एलपीजी चैप्टर के ग्लोबलाइजेशन वाले टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा बैठती है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटरलिंकिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी विद आर इकोनॉमी। तो हमें अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करना है, या वर्ल्ड की सारी इकोनॉमीज को आपस में कनेक्ट करना है अंडर द सुपरविजन ऑफ WTO, बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सुपरविजन में। इसको हम लोग कह के चलते हैं ग्लोबलाइजेशन बेसिकली। तो आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताना पड़ेगा, थोड़ा सा WTO के बारे में बताना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन के फायदे बता दो। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो सकता है और WTO का टारगेट बता दो, दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड को स्मूथली फैसिलिटेट करना। तो इट्स ऑल अबाउट दैट दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। ओके, इंटरप्रेट द गिवन डेटा ऑन द बेसिस ऑफ फिस्कल एंड प्राइम डेफिसिट। काफी अच्छा क्वेश्चन है। फिस्कल प्राइम डेफिसिट के ऊपर बताना है। फिस्कल डेफिसिट ये रहा और प्राइम डेफिसिट ये रहा दोस्तों, ईयर वाइज आपको दे रखा है। ठीक है, हर साल का दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखें तो इंटरप्रेट करेंगे। फिस्कल डेफिसिट पहले 8.1 था, फिर 10.8 गया, फिर 7 गया। फिस्कल डेफिसिट बढ़ा पहले, उसके बाद कम हुआ है। तो फिस्कल डेफिसिट का कम होना अच्छा है, इसका मतलब गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स है वो टाइम के साथ साथ कम होती जा रही है, दैट इज गुड। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट की बात करूं तो प्राइमरी डेफिसिट शो करता है बोरोइंग्स और इंटरेस्ट पेमेंट के बीच का डिफरेंस। देखिए जब बोरोइंग्स कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर भी फॉल आ जाएगा, जो कि देश के लिए अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप फिस्कल और प्राइमरी के एक रिलेशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फिस्कल की वजह से प्राइमरी आता है। ये आपको पता ही ऑलरेडी कि प्राइमरी का मेन रीजन क्या है, फिस्कल। जब तक बोरोइंग नहीं होगी तब तक इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगी, जब तक इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगी तब तक प्राइमरी आने वाला नहीं है। तो ये उसी रिलेशन को इंडिकेट कर रहा है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। बाकी इसी में बी पार्ट में उज्ज्वला योजना है जिसमें हर घर में गैस का कनेक्शन पहुंचाने की कोशिश करी गई थी, और पता ही आपको, खैर ये तो छोड़ दीजिए, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ओके, एक आपके सामने यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के दो एस्पेक्ट हैं, उसके बारे में बताया गया आपसे। द फर्स्ट रिलेटेड टू चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न वाइल डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग शिफ्टिंग। ठीक है, अच्छा खासा डिटेल है इसके बारे में। A shift from monocropping to multi-cropping system referred to as diversification of dash। क्या ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन एक्टिविटी है दोस्तों? तो ये है हमारा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एक्टिविटी में तो आपका खेती के अलावा और काम करते हैं, हॉर्टिकल्चर और नॉन फार्म जो भी है काम करते हैं, वो सारा का सारा ध्यान रख के चलेंगे। विच आर द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इनहेरेंट इन एग्रीकल्चर, जो शुरू से एग्रीकल्चर में है। साइक्लिक है, सीजनल है, डिस्गाइज है, या बोथ बी एंड सी, सीजनल और डिस्गाइज।
तो दोस्तों एग्रीकल्चर में सीजनल भी है और डिस्गाइज भी है, ये दोनों है, तो बोथ बी एंड सी आर एक्यूरेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, इनमें से कौन सा डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं है दोस्तों? इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन एंड फेलियर ऑफ मॉनसून, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ इनकम ऑफ रूरल पीपल, it helps in providing a credit at cheap rate without collateral, it provides additional employment opportunities। सोच समझ के बताओ कि इनमें से कौन सा डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन से कोई क्रेडिट सस्ते रेट में मिलना शुरू हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता, और बिना किसी कुछ गिरवी रहे मिलेगा ऐसा भी कुछ नहीं है, तो ये इसका आंसर है दोस्तों। वुमेन हाउ आर द पार्ट ऑफ तनवा हैज डाइवर्सिफाइड द क्रॉपिंग पैटर्न टू एनहांस देयर अर्निंग, ट्रू या फॉल्स? तो दोस्तों एक्चुअल में जो तनवा था, ठीक है, अगर आप ध्यान से रखें तो उनका मेन पर्पस था एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को इंक्रीज करना। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें फैमिली इनकम वो करना चाहते थे, डाइवर्सिफाई क्रॉपिंग पैटर्न नहीं कर रहे थे, वो ना अदर एक्टिविटीज में एंगेज कर रहे थे। ठीक है, मशरूम कल्टीवेशन, सोप मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा काम कर रहे थे, वो क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज नहीं कर रहे थे, वो कर रहे थे आपके प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेजमेंट। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों थोड़ा सा फॉल्स रहेगा, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। ओके, इन द कंटेक्स्ट ऑफ गिवन इमेज गिव रीजन व्हाई इंडिया बिकम फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग, ऑल्सो स्टेट सम सर्विस आउटसोर्स टू इंडिया। ओके, देखते हैं यहाँ पे आउटसोर्सिंग बता रखा है, इंडिया में बैठी हुई है मैडम, फॉरेन बैठी हुई मैम का काम कर रही है, अच्छी बात है, न्यू एम्प्लॉयमेंट है। आउटसोर्सिंग के रीजन बताने इंडिया की क्यों आउटसोर्सिंग अच्छी है। सबसे अच्छी बात है एजुकेटेड वर्कफोर्स है, सारी सारी जितने लोग काम कर रहे हैं सब पढ़े लिखे हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, ऊपर से चीप रेट पे काम करने को तैयार हैं, बहुत ज़्यादा हाईली रेट नहीं मांगते। उसके बाद है प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रखा है हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग के लिए, ये सब लिख सकते हैं। और कौन कौन सी सर्विस है जो आउटसोर्स करी जाती है इंडिया को, तो बहुत सारी हैं। अगर हम बात करें एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस सर्विस है, टेलीकम्युनिकेशन है हमारे पास जो हमें दी जाती है, आपको पता ही है कॉल सेंटर हर कंपनी के, फॉरेन वाली कंपनी के हमारे हैं, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को। इंटरप्रेट द गिवन शोन ट्रेंड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑल्सो स्टेट रीजन व्हाई गवर्नमेंट हैज रिलाइड ऑन इट आफ्टर कोविड-19 डिसेप्शन। ओके, ये जो डार्क वाला है ये कैपिटल है और जो डॉटेड है वो रिवेन्यू है, बता रखा है। यहाँ से देखो अगर आप ध्यान से 2019-20 यहाँ से शुरू करो देखना, ठीक है, इधर से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, ये मेन है, बेसिकली कोविड-19 के आसपास की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे कोविड आया, पहले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार का कमी हो रहा था, उसके बाद सरकार ने उसको बढ़ाना शुरू करा और अच्छा खासा बढ़ाया, जबकि शुरू में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा था और बाद में सरकार ने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को गिरा दिया। अब ये क्या शो कर रहा है, बेसिकली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तरीके से सरकार के वो सारे खर्चे हैं जो सरकार सब्सिडीज वगैरह इन सब पे कर रही थी। शुरू शुरू में सरकार ने खर्चा बहुत करा क्योंकि कोविड-19 आया था, लोगों की लाइफ में डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, दिक्कतें हुई, तो सरकार ने अपनी तरफ से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा करा, लोगों को सब्सिडीज प्रोवाइड करी, बहुत अच्छा खासा खर्चा करा सरकार ने, मील प्रोवाइड करी सस्ते रेट पर लोगों को, ये सब कुछ करा, आप लोग जानते हैं इस बात को, इसलिए सरकार का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा था। फिर जैसे जैसे मार्केट लॉकडाउन खुले वैसे वैसे सरकार ने अपने खर्चे कम करने शुरू कर दिए, ये इस बात को पता है आपको। अब बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, कोविड-19 शुरू में तो सरकार का क्योंकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा था तो कैपिटल अपने आप ही कम हो गया, बाद में सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत फोकस करा, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आप लोग जानते हैं कि वो सारे खर्चे हैं जिससे देश के एसेट्स बढ़ सकते हैं या फिर लाइबिलिटीज कम हो जाती है, जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से ना तो एसेट बढ़ता है और ना ही आपकी लाइबिलिटी कम होती है, आप लोग जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से। ठीक है, तो सरकार ने एसेट बढ़ाने का मतलब हॉस्पिटल्स, ये सारे इंस्टीट्यूशन बढ़ाने शुरू करे, उन्हें पता हमारे इंडिया में कमी है इन सब चीज़ों की, इसलिए सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है कोविड-19 के बाद, ताकि हम अपनी टेक्नोलॉजी, अपने हॉस्पिटल्स को और ज़्यादा बेटर बना पाएँ, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर पाएँ, इसलिए सरकार ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है कोविड के बाद, ध्यान रखेंगे इस बात को दोस्तों। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। ओके, देखते हैं क्या है, एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द टू टूल्स करेक्टिंग द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन। ओके, द आरबीआई कट्स रेपो रेट, एक तो रेपो रेट हो गया दोस्तों, लोएस्ट इन द 15 ईयर्स, ऑल्सो रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर हो गया दूसरा,
maintained by the bank for the first over in the 7 years. CRR for all banks was cut by 100 basis point, 1% कम हो गई, 100 basis point का मतलब 1% पूरी कम हो गई, ठीक है। RBI Dr. Shaktikant Das predict a big global recession, said India will not be immune. It will depend upon how respond to the situation. Aggregate demand में weaken and ease core inflation. ओके जी, इन्फ्लेशन को कम करने की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है, और चाह रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल तो शुरू में तो डिफ्लेशन कंट्रोल कर रहे हैं, बाद में उनका कहना है कि ग्लोबली रिसेशन आने वाला है, और बाकी इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है वो तो बाद में बात करी जाएगी उसमें, फिलहाल ये तो बात की बात पूछी गई है। फिलहाल तो डिफ्लेशन कम करने के लिए हमने, या डिफ्लेशन को रेक्टिफाई करने के लिए हमने क्या करा है, रेपो रेट और CRR, इनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि रेपो रेट कम करा है और CRR भी कम करा है, क्यों कम करे हैं आपको बताना पड़ेगा, डिफ्लेशन के रेफरेंस में आप ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। बाकी ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो सिंपल ही है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, ओके, ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। What was the offer before Green Revolution and why Indian farmers were not ready to for the same offer after Green Revolution? देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हम अपने जो बेसिक फूड ग्रेन्स थे वो बाहर से खरीदते थे, ठीक है। तो ये विदेशी लोग, ये जो दिख रहे हैं आपको फिरंगी लोग, ये हमें आके फूड ग्रेन्स, हमारी बेसिक नेसेसिटीज वीट राइस हमें बेचा करते थे और हमारा अच्छा खासा पैसा लेके जाते थे, ठीक है, फॉरेन में। ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1960s के मिड में आया, लास्ट में आया बेसिकली, 1960s के बीच में आया, अर्ली 70s में आया, उसने इंडिया की कल्टीवेशन को इतना अच्छा कर दिया, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि हमें उनसे मंगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए हमने उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया कि हमें आपसे लेना ही नहीं है। तो पहले ऑफर था वो हमें बेचा करते थे, अब हमने कह दिया हमें नहीं लेना आपसे, हमारे पास अपना सरप्लस है और हमने सेल्फ सफिशिएंसी, ध्यान रखे चलना, हम लोगों ने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर ली थी दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, और ये हमारे गोल्स ऑफ प्लानिंग का भी मेन पार्ट है, आपको पता है बहुत अच्छे से। इंटरप्रेट द पिक्चर ऑन द अकाउंट ऑफ करंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस। ओके, कोई पिक्चर है यहाँ पे आपको नजर आ रही है और आपको बताना है कि कौन कौन से करंट एनवायरमेंटल चैलेंज को देख रहे हैं। ये ग्लेशियर है दोस्तों, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे पहाड़ बने हुए ग्लेशियर हैं सारे के सारे, और ये पिघल रहे हैं, और पिघलते पिघलते ये सारा का सारा इनका इम्पैक्ट शहरों पर आ रहा है या लोगों के लाइफस्टाइल एनवायरमेंट पर आ रहा है, इसका इफेक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो ये है दोस्तों, किस चीज को इंडिकेट कर रहा है ये दोस्तों, इंडिकेट कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है अर्थ के टेम्परेचर को राइज करा रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ओजोन डिप्लीशन ये हो सकता है, दोनों प्रॉब्लम है, खैर ये तो खैर, तो आपको दोनों प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अच्छा है क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, आपको पता ही है, ऑलरेडी यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं सारे के सारे, पानी शहरों पर आ रहा है, बाढ़ आना सब बहुत कॉमन हो चुका है, इनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ओके, चार्ट आपके सामने, इंटरप्रेट द गिवन चार्ट। ओके, चार्ट है आपके सामने, यहाँ पे फॉर्मल इनफॉर्मल लिखा हुआ है आपके सामने, यहाँ पर फॉर्मल में काम करने वालों की संख्या 24/6 मेल फीमेल, और इनफॉर्मल में काम करने वालों की संख्या आपको दे रखी है 310 133। तो ये शो कर रखा है कि इंडिया जो है फॉर्मल सेक्टर में कम काम करता है, इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा काम करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये इनफॉर्मलाइजेशन के ट्रेंड को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इनफॉर्मलाइजेशन को, ठीक है। तो इनफॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, इनफॉर्मल सेक्टर में लोगों को जॉब ज़्यादा मिल रही है, फॉर्मल में जॉब इसी नहीं है, या जॉब्स बहुत कम है, हर इंसान के हिस्से में नौकरी नहीं आ पाती, ठीक है, और रेगुलेटेड जॉब वो कर नहीं पाता, उसको नॉन रेगुलेटेड जॉब में काम करना पड़ता है जहाँ अच्छी सैलरी नहीं होती और कुछ मिलता भी नहीं ढंग से, पता है आपको गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है, या आप लोग ध्यान रख के चलेंगे तो इट्स ऑल अबाउट इनफॉर्मलाइजेशन, ध्यान रखेंगे इस बात को। ओके, इंटरप्रेट द पिक्चर ऑन द अकाउंट ऑफ डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। मानो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और इंडिया से बहुत सारा प्रॉफिट कमा के फिरंगी लोग फॉरनर्स ले जा रहे हैं, तो ये कहाँ लेके जा रहे हैं और ये क्या है, तो दोस्तों ये कुछ और नहीं है कि एमएनसीज के बारे में है, मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर आके डील करती हैं, और जितना पैसा वो इंडिया से कमाती हैं वो सब बाहर लेके जाती हैं, चाहे वो लेज हो, चाहे वो नेस्ले हो, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इंडिया में बहुत फेमस है, हमारी डेली लाइफ का पार्ट है, और वो जितना प्रॉफिट कमाती है सबका सब कहाँ लेके जाएगी, फॉरेन में। तो इससे हमें नुकसान ही हो रहा है, हमारी इकोनॉमी से पैसा जा रहा है कहाँ पे, फॉरेन में, तो ये हमारे लिए बुरा है। इसीलिए पिछले कुछ साल में आपने आपको पता ही होगा, इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स चालू करी थी, वोकल फॉर लोकल,
ऐसी स्कीम आप लोगों ने सुनी है? देखो वही बात है, दिमाग कैसे घूम सकता है, आप कैसे उसके बारे में सोच सकते हैं, खेल वही है। वो आपके जजमेंट करेगा, एग्जामिनर आपके जजमेंट करने वाला है कि आप कैसे इस चीज को समझ के लिखते हैं। क्रिएटिविटी यही है भाई। वोकल फॉर लोकल, ठीक है, मेक इन इंडिया, ये सारी स्कीम्स हमने इसलिए स्टार्ट करी कि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बन पाए और अपने यहाँ का सामान अपने यहाँ ही दें, ताकि इकोनॉमी से पैसा ना जाए बिल्कुल भी। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। सो ये मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल इसीलिए करा गया ताकि फॉरेन में हमारे देश से पैसा ना जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के रेफरेंस में कि ये इंडिकेट करता है कि हमारा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बड़ा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से। मतलब फॉरेन वालों को तभी तो पैसा जाएगा ना, जब टू अब्रॉड ज़्यादा होगा और फ्रॉम अब्रॉड कम होगा, तो पैसा बाहर जा रहा है। ये इंडिकेट करता है फीटा बड़ा है फीफा से। या फिर आप कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में NFIA नेगेटिव है, आप कह सकते हैं। तो सोच विचार मानसिकता आपकी है, फोटो एक है, लेकिन सोचने का नजरिया हर इंसान का अलग अलग हुआ। सोचो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से और अच्छा आंसर दो दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगेन एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन है। द कॉम्पोजिशन ऑफ चाइना एंड इंडिया इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी, ठीक है, ओके, अच्छा है, कुछ ना कुछ है। चाइना इंट्रोड्यूस, जनरली क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन जो है ना सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए होता है टॉपिक के, कि हाँ जी ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका कंपैरेटिव एक्सपीरियंस इंडिया चाइना पाकिस्तान वाले चैप्टर से है, बस और कुछ नहीं, ठीक है, बाकी करना खुद ही है सारा का सारा। चलो फिर करते हैं। चाइना इंट्रोड्यूस द रिफॉर्म, कुछ मिल भी जाते हैं आंसर, लिखा है यहाँ पे, आप ध्यान से पढ़ेंगे। चाइना का रिफॉर्म कब आया था? 1978 में। थैंक यू भाई बताने के लिए, कभी कभार मिल भी जाता है थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, ओके। और वेर एज इंडिया के सबको पता है यार, ये तो पता है, इंडिया के रिफॉर्म आए थे 1991 में। LPG पॉलिसी आपने पढ़ा, चैप्टर भी अच्छे से जानते हैं आप लोग। इन कंपेरिजन टू इंडिया, अर्बनाइजेशन इज हाई इन चाइना विद मोर देन 56% ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज। भाई अर्बनाइजेशन जो है वो चाइना का इंडिया से बेटर है, हाँ ऐसा है बिल्कुल। इंडिया के में कम लोग शहरों में रहते हैं, जबकि चाइना में लोग ज़्यादा रहते हैं शहरों में। ये आपको पता भी है इस बारे में, और आप लोगों ने चैप्टर कंपैरिजन में भी जाना है इस बात को, ध्यान रखेंगे इस बात को, ओके। शेंजान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डैश टाइम जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन चाइना विच वाज सेटअप इन द ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए टाइम जोन नहीं सेटअप करा जाता, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करा जाता है, SEZ। ये SEZ हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होते हैं। यहाँ पर जो कंपनी सेटअप होती है इनको बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं, सुविधाएं देते हैं अच्छी खासी, ताकि बड़ी बड़ी कंपनीज ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड यहाँ पर आए और डील करें। ये आप ध्यान रख के चलेंगे। डैश वाज वन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म इनिशिएटिव इन चाइना आफ्टर 1978। तो चाइना में इनमें से कौन सा रिफॉर्म आया था 1978 के बाद? JLF तो पहले आया था, और उसके बाद ग्रेट पोलिंग कल्चर पहले आया था, कम्युनिस्ट सिस्टम पहले आया था। तो एक ही है दोस्तों इसका आंसर, डुअल प्राइसिंग मॉडल ही है ये। डुअल प्राइसिंग मॉडल का मेन पर्पस क्या है कि चाइना वाले लोगों के लिए प्राइस कुछ और बाहर वाले लोगों के लिए प्राइस कुछ और, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को। तो अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है, आप लोग आसानी से दे पाएंगे, केसी बेस्ड क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा व्यू आप लोगों के लिए, आपके अपनी यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस की तरफ से। बेस्ट कंटेंट, मतलब का कंटेंट देंगे दोस्तों, एफर्ट चल रहे हैं पूरे, हम भी बेस्ट से बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए दोस्तों। तो इतना ही बस चाहते हैं, कमेंट में जाके अच्छे से अच्छा बताइए, सही लगा नहीं लगा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा दोस्तों। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छा करिए और तरक्की करिए दोस्तों, ईश्वर आपके साथ है, भगवान आपका पेपर बहुत अच्छा कराने वाला है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।